क्या आपने कभी ऐसे परमाणु बम के बारे में सुना है जो फटता नहीं है बल्कि डुबोता है? डुबोता है भविष्य को, ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं को, दुनिया में काम करने के तरीकों को भी। एक ऐसा बम जो यूरेनियम से नहीं बल्कि समुद्र के खारे पानी से बना है और इसे दुनिया कह रही है ब्लू एटम बम। और यकीन मानिए, इस एक बम ने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है। यह बम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फिनलैंड के राष्ट्रपति इसे डिफैक्टो न्यूक्लियर वेपन कह रहे हैं। बात सही भी है, ईरान ने तो साबित कर ही दिया है, क्योंकि हॉर्मुज ब्लॉक से दुनिया में सिर्फ तेल महंगा नहीं हुआ, आपकी थाली की रोटी और कार का पहिया जाम हुआ। और शायद यही वो डर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर दिया अपनी जुबान बदलने पर। अभी कल तक ट्रंप जिस ईरान को मिटाने की बात करते थे, आज उनके पोस्ट में एक अजीब सी हड़बड़ाहट है। वो बयान देते हैं हॉर्मुज सबके लिए खोल दिया गया है। इसे सुनकर चीन तो मुस्कुरा रहा है, लेकिन ट्रंप अगले ही पल फिर धमकी देते हैं हम लड़ने को भी तैयार हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या सुपर पावर अमेरिका ईरान की शर्तों पर झुक रहा है? कल तक शर्त थी परमाणु प्रोग्राम का जड़ से खात्मा, आज बात यहां तक आ गई कि चलो 20 साल के लिए रोक दो। और ईरान, वो तो अपनी अकड़ में है। ईरान का कहना है साहब 5 साल से ज्यादा की गारंटी नहीं देंगे। ईरान के जनरल अली अब्दुल्लाही ने तो सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि अगर हमारी समुद्री सीमा की घेराबंदी हुई तो हम पूरी खाड़ी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दफन कर देंगे, यानी अगर हम नहीं तो कोई नहीं। तो क्या ट्रंप हार मान चुके हैं? ये खेल इतना सिंपल नहीं है। एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं, जेडी वैंस इस्लामाबाद में ग्रैंड बार्गेन की मेज सजा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के हैंगरों में B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर्स की गर्जना तेज हो गई है। 10,000 नए सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। ये शांति की कोशिश है या फिर महाविनाश से पहले की आखिरी सौदेबाजी? क्या $200 प्रति बैरल तेल के डर से अमेरिका पीछे हटेगा, या फिर ये ब्लू एटम बम वाकई दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा? आज इसकी स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी ब्लू बैटल जोन के खतरनाक सच को आपके लिए डिकोड करेंगे। हॉर्मुज से कितने जहाज निकले? हॉर्मुज से ट्रंप ने नाकेबंदी हटा ली। हॉर्मुज है या ईरान का एटम बम? क्या ब्लू एटम बम से पीछे हटा अमेरिका? I had to divert, because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. ट्रंप का ये बयान यूं ही नहीं है, क्योंकि अब तक की जंग और फिर इसके बाद हुए सीज फायर से जो संदेश निकला वो दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ है। पहला मैसेज ये है कि ईरान ने अपनी ताकत दिखाकर सुपर पावर को थका दिया, और दूसरा, ईरान ने ये भी साबित कर दिया कि दुनिया को डराने के लिए, प्रलय लाने के लिए न्यूक्लियर धमाके की जरूरत नहीं है। सिर्फ समंदर की लहरों को थाम लेना ही काफी है। इसीलिए दुनिया कह रही है कि ईरान के पास ब्लू परमाणु बम आ चुका है। वो परमाणु खतरा जो यूरेनियम से नहीं बल्कि समुद्र के गहरे नीले पानी यानी हॉर्मुज से पैदा हो रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति का ये बयान इसी लाइन पर है। And now I think we've all learned that the ramifications of this war are broader than we expected. So the Straits of Hormuz has basically become a de facto nuclear weapon.
which has ramifications on not only energy prices and oil, but also fertilizers and food and trade. And now we are in a negotiation process with a ceasefire, which hopefully would last for 2 weeks. आपको याद होगा कुछ दिन पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी इसी लाइन पर बयान दिया था। उन्होंने ईरान के हॉर्मुज ब्लॉकेड को लेकर कहा था कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और इसका असर पूरी दुनिया पर होने लगा। अमेरिका ने भी ओमान की खाड़ी के पास इसे ब्लॉक कर दिया था। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, कहा है कि हॉर्मुज में नाकेबंदी जारी रही तो इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। इसी के बाद ट्रंप का बयान आया, कहने लगे हॉर्मुज दुनिया के लिए खोल दिया, जब चंगा सब चंगा सी, चीन बहुत खुश होगा। लेकिन फिर उसी पोस्ट में कह दिया कि अब भी लड़ने को तैयार हैं। सवाल है इन्हीं उलझे बयानों के बाद आगे क्या होगा? अगर डील नहीं हुई और अगर ईरान हॉर्मुज को डेटोनेटर की तरह इस्तेमाल करता है तो $200 से ज्यादा प्रति बैरल का तेल दुनिया के लिए किसी परमाणु विस्फोट से कम विनाशकारी नहीं होगा। हॉर्मुज को न्यूक्लियर बम इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अब न्यूक्लियर महाशक्ति चीन के तेल टैंकरों को रोकना शुरू कर दिया था। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि चीन अब ईरान से तेल नहीं ले पाएगा। अमेरिकी नेवी का हॉर्मुज स्ट्रेट में चीनी टैंकरों को रोकने से दोनों देशों में तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। चीन पहले ही कह चुका है कि उसका ईरान के साथ व्यापारिक समझौता है और किसी तीसरे देश यानी अमेरिका की वजह से तेहरान से संबंधों को खराब नहीं करेगा। ऐसे में अमेरिकी नेवी का चीनी टैंकरों का रास्ता रोकना हॉर्मुज में एक नए महासंघर्ष को जन्म दे सकता है, क्योंकि ईरान अब हॉर्मुज पर लॉक और शॉक दोनों की बात खुलकर करता है। वो चाहते थे कि ईरान के पास किसी भी तरह परमाणु बम नहीं होना चाहिए। वो 400 या 450 किलो भी नहीं जिसका संवर्धन किया गया था। ईरान दुश्मनी भुलाकर ये देने को तैयार था, लेकिन वो बहुत अहंकार और बदतमीजी से पेश आए। वहां आकर कहने लगे कि तुम्हारे पास जो सेंट्रीफ्यूज है वो हमें दे दो, हम उसे लेकर जाएंगे। वो समझने लगे कि हम वहां उन्हें वो यूरेनियम देने के लिए बैठे थे। फिर वो और बातें करने लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी कुछ रेड लाइन है। वो सीज फायर की शर्तों को लेकर झूठ बोलने लगे कि हम मान गए, ऐसा नहीं था। वो कहने लगे न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या? हमने कहा जंग आपने शुरू की थी। दरअसल ईरान अपने यूरेनियम को पूरी तरह खत्म करने की बजाय उसे डाइल्यूट यानी हल्का करने की बात कह रहा है। इसका मतलब है कि वो अपनी क्षमता को शून्य नहीं करेगा, बल्कि उसे स्लीप मोड में रखेगा ताकि जरूरत पड़ने पर दोबारा तेजी से बम बना सके। तो वहीं अमेरिका धमकी के बाद अब ईरान को आर्थिक महाशक्ति बनाने का लालच दे रहे हैं, बशर्ते वो अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म कर दे। इसीलिए वैंस कहते हैं कि ईरान के साथ छोटा नहीं बड़ा समझौता चाहिए, बहुत बड़े लेवल पर। Right now the ceasefire is holding, and what you're seeing is what the president wants to make. He doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. And what he's basically offering to Iran is very simple, and frankly, it's something that no president has, I think, has had the ability to offer. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. He doesn't want a small deal. But the reason why the deal is not yet done is because the president, he really wants a deal where Iran doesn't have a nuclear weapon, Iran is not state sponsoring terrorism, but also the people of Iran can thrive and prosper and join the world economy. बात हॉर्मुज से निकली और अब ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आ गई। असल में अमेरिका को बाकी से ज्यादा इन्हीं दो शर्तों से मतलब है और प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों से भी तो यही लगता है। लेकिन क्या ईरान वाकई ऐसा होने देगा? क्या ईरान फिर उस अमेरिका पर भरोसा करेगा जो बातचीत के दौरान 2 बार उस पर हमला कर चुका है? ईरान कहता है धोखेबाजों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका समुद्री लुटेरों जैसा
ईरान हो या अमेरिका, दोनों को लेकर एक बात साफ नजर आती है, कोई युद्ध बढ़ाता दिखना नहीं चाहता, लेकिन झुकना भी नहीं चाहता। तो फिर डील कैसे हो? ईरान अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करना चाहता है, लेकिन अमेरिका फुल कंट्रोल चाहता है। क्या ये संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच का रास्ता निकालने के चक्कर में असलियत पर पर्दा पड़ जाए, दुनिया को पता ही न चले कि ईरान के पास कितनी एटमी ताकत बची है। Iran has a very ambitious, wide nuclear program. So all of that will require the presence of IAEA inspectors. Otherwise, you will not have an agreement. You will have an illusion of an agreement. So I am certain that we will be required and asked when the parties come to an agreement, hopefully, to provide the indispensable safeguard verification component of the agreement. जब तक IAEA का बयान सुर्खियां बनता, तब तक एक बार फिर युद्ध का सिस्टम आकार लेने लगा। सीज फायर और डील की बातों के बीच खबर आई कि अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ बॉमर B-21 रेडार का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। ये विमान विशेष रूप से ईरान के डीप अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। और दूसरी तरफ WSJ की रिपोर्ट कहती है कि मिडिल ईस्ट में 10,000 एडिशनल सैनिक और युद्धपोत तैनात किए जाएंगे। यानी अमेरिका कोई चांस नहीं लेना चाहता, और ये तैयारी बताती है कि अगर ग्रैंड बार्गेन फेल हुआ तो अमेरिका सीधे हमले या जमीनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। दुनिया का नक्शा उठाइए और दो जगह पर डॉट्स लगाइए। एक तरफ हॉर्मुज और दूसरी तरफ मलक्का। हॉर्मुज की खाड़ी में अभी बारूद की गंध ठंडी भी नहीं हुई थी कि अचानक खबर आती है 13 अप्रैल की उस डील की जिसने बीजिंग से लेकर मॉस्को तक खलबली मचा दी है। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच हुआ नया रक्षा समझौता। कहने को तो महज ये एक सैन्य डील है, लेकिन हकीकत में ये समंदर की बिसात पर अमेरिका की वो शहमात है जो सीधे चीन की दुखती रग पर वार करती है। दरअसल हॉर्मुज में हुए टकराव ने अमेरिका को एक बात समझा दी कि जो समंदर के इन संकरे रास्तों, इन चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करेगा, वही दुनिया की इकोनॉमी का बॉस होगा। सोचिए, मलक्का वो रास्ता है जहां से चीन का 80% कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहां हलचल हुई तो बीजिंग की लाइटें बुझ सकती हैं। और अब 13 अप्रैल के समझौते के बाद अमेरिका न सिर्फ इंडोनेशिया को आधुनिक हथियार दे रहा है, बल्कि मलक्का के एंट्री पॉइंट पर अपनी आंखें और कान भी तैनात कर रहा है। इस समझौते के 3 बड़े विलेंस कह लीजिए या हीरोइक पॉइंट्स कह लीजिए। पहला, इंडोनेशिया के साथ मिलकर अब मलक्का रूट की 24/7 निगरानी अमेरिका करेगा, यानी चीन का हर जहाज अब वॉशिंगटन के रडार पर होगा। दूसरा पॉइंट, हॉर्मुज के तनाव ने सप्लाई चेन को जो झटका दिया, उसका विकल्प अब मलक्का प्लस रणनीति से तैयार किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, ये भारत के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच की दूरी इतनी कम है कि अब अमेरिका, भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस इलाके को नो गो जोन बना सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम उस दौर में हैं जहां युद्ध मैदानों में नहीं बल्कि समंदर के इन रास्तों पर जीता जाएगा। 13 अप्रैल का ये समझौता सिर्फ कागजात नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक की नई लक्ष्मण रेखा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चीन इस घेरेबंदी का जवाब कैसे देता है। फिलहाल समंदर की लहरें अब पहले से कहीं ज्यादा सियासी हो गई। हॉर्मुज के बाद ट्रंप ने मलक्का स्ट्रेट में कैसा चक्रव्यूह रचा? समंदर में सुपर पावर का बारूदी ट्रैप। हॉर्मुज में टेंशन, मलक्का नेक्स्ट टारगेट। मलक्का स्ट्रेट में ड्रैगन की नस चोक करेगा अमेरिका।
ट्रंप का ऑपरेशन मलक्का क्या महा धमाके का काउंटडाउन है? समंदर का 900 किलोमीटर लंबा गलियारा, वो रूट जो चीन की तरक्की की चाबी है। नाम है मलक्का स्ट्रेट, जिसके एक तरफ सुमात्रा और दूसरी तरफ मलय प्रायद्वीप हैं, जिसे चीन खुद अपनी सबसे कमजोर नस मानता है, जिसे चीन खुद मलक्का डिलेमा कहता है। उसी मलक्का में अमेरिका ड्रैगन की गर्दन दबोचने के लिए बेताब है। पेंटागन में प्लान रेडी हुआ तो बड़ी ब्रेकिंग आई। बिग ब्रेकिंग नंबर 1, अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच मलक्का पर डिफेंस डील होने वाली है। बिग ब्रेकिंग नंबर 2, डील होने पर अमेरिका इंडोनेशिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा। बिग ब्रेकिंग नंबर 3, मलक्का स्ट्रेट में चीन के दबदबे को कम करने की कवायद। दुनिया के सबसे ताकतवर देश की राजधानी वॉशिंगटन में जब इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री और ट्रंप के सिपहसालार पीट हेग्सेथ आमने सामने बैठे तो नक्शा सिर्फ दो देशों की दोस्ती का नहीं बल्कि चीन की घेराबंदी का खींचा जा रहा था। इंडोनेशिया अब अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है, यानी अब अमेरिकी फाइटर जेट्स सीधे उस इलाके में गश्त करेंगे जिसे चीन अपनी कमजोरी मानता है। Well, Minister Shoffrey, welcome to the Pentagon. It's an honor to have you. It's an honor to host your team as well. Your visit demonstrates the importance that the War Department places on our growing security relationship, and it is growing and active with Indonesia. In recognition of the important security collaboration we are undertaking, we are announcing today that our two countries are elevating our security partnership to a major defense cooperation partnership. लेकिन असली चोट है मलक्का स्ट्रेट पर। ये वो समुद्री नस है जिसे दबाते ही चीन की इकोनॉमी की चीख निकल जाएगी। चीन की सांसें मलक्का स्ट्रेट से कैसे चलती हैं, ये भी जानिए। चीन अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल मलक्का स्ट्रेट रूट से मंगवाता है। खाड़ी देशों और अफ्रीका से आने वाले जहाज इसी संकरे रास्ते से होकर चीन पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, चीन का करीब 60 से 70% व्यापार और उसकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इसी पानी के रास्ते पर टिका है। चीन का मानना है कि व्यापक युद्ध विराम और शत्रुता की समाप्ति से ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट में स्थिति को शांत करने के लिए मूलभूत परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं। हम सभी पक्षों से युद्ध विराम समझौते का पालन करने, संवाद और बातचीत के समग्र दिशा पर ध्यान केंद्रित करने, तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाने और स्ट्रेट में सामान्य नौवाहन को जल्द से जल्द बहाल करने का आग्रह करते हैं। वर्तमान युद्ध विराम स्थिति अत्यंत नाजुक है और क्षेत्रीय स्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। और अब अमेरिका ने इसी चेक पॉइंट पर इंडोनेशिया के साथ मिलकर ताला लगाने की तैयारी कर ली है। उधर बीजिंग में भी समुद्री रूट पर मंथन चल रहा है। अरब देशों के सुल्तान जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले थे तो समंदर और उसके कारोबार पर ड्रैगन ने अमेरिका का खुलकर विरोध किया। संयुक्त अरब अमीरात चीन का एक व्यापक रणनीतिक साझेदार है। चीन ने हमेशा से ही चीन संयुक्त अरब अमीरात संबंधों के विकास को अत्यधिक महत्व दिया है। आज दुनिया, हमारा समय और इतिहास अभूतपूर्व रूप से बदल रहे हैं। मानवता को शांति और युद्ध, एकता और टकराव तथा विकास और पतन के बीच एक ऐतिहासिक चुनाव करना है। इस संघर्ष ने संयुक्त अरब अमीरात सहित कई खाड़ी देशों को भी प्रभावित किया है। चीन के ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। हम चाहते हैं देशों की संप्रभुता का हो सम्मान। हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक जारी रहनी चाहिए और अमेरिका को ईरान से अपनी दुश्मनी खत्म करनी चाहिए। इंडोनेशिया से समझौता होते ही मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका की स्ट्राइक रेंज बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर मलक्का स्ट्रेट का 2.8 किलोमीटर संकरा गला दब गया तो ड्रैगन का तो दम निकलेगा ही, दुनिया के सामने भी कई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी।
मलक्का क्यों अहम है, यहाँ से रोजाना क्या क्या गुजरता है, ये भी समझिए। मलक्का स्ट्रेट से सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि चीन में बनी मशीनरी, स्मार्टफोन और स्टील का बड़ा निर्यात इसी रास्ते से यूरोप और मिडिल ईस्ट जाता है। सालाना करीब 1 लाख जहाज यहाँ से गुजरते हैं। अगर अमेरिका इस रास्ते पर ब्लॉकेड लगा दे तो चीन के पास मुश्किल से कुछ हफ्तों का तेल बचेगा। उनकी फैक्ट्रियां ठप हो जाएंगी और इकोनॉमी का पहिया जाम हो जाएगा। मलक्का की सबसे बड़ी खासियत उसकी लंबाई नहीं बल्कि उसकी संकीर्णता है। 2.8 किलोमीटर की चौड़ाई का मतलब कि अगर कोई देश जैसे भारत या अमेरिका यहाँ अपने 4-5 जंगी जहाज खड़े कर दे तो चीन का पूरा व्यापारिक बेड़ा समंदर के बीच में ही ट्रैफिक जाम में फंस जाएगा। चाइना के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर वो इंडोनेशिया के दूसरे रास्ते सुंडा या लोबोक स्ट्रेट का इस्तेमाल करता है तो उसको लंबा चक्कर काटना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका माल महंगा हो जाएगा और उसकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। लेकिन इस घेराबंदी का असली कंट्रोल रूम भारत के पास है। मलक्का स्ट्रेट का पश्चिमी द्वार जहां खुलता है, ठीक वहीं मौजूद है भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मलक्का हमारे घर के ठीक सामने है। भारतीय नौसेना यहाँ से हर गुजरते चीनी जहाज पर नजर ही नहीं रखती बल्कि जरूरत पड़ने पर इस नली को बंद करने की कुव्वत भी रखती है। मलक्का स्ट्रेट भारत और दूसरे मुल्कों के लिए बड़ी अहमियत रखता है। अगर ये रूट बंद हो जाता है तो नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। इंडोनेशिया को लगता है कि भविष्य में कभी भी चीन इंडोनेशिया के जो दूर दराज के छोटे छोटे आइलैंड हैं उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि चीन ने फिलीपींस के कुछ आइलैंड और वियतनाम के पास कुछ कोरल रीफ वाले आइलैंड पर कब्जा किया हुआ है। इसी के साथ अमेरिका को भी लगता है कि अगर इंडोनेशिया डिफेंस पैक्ट साइन करके अमेरिका के साथ बना रहेगा तो भविष्य में आने वाले दशकों में अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका इंडोनेशिया के जो नेवल और एयरफोर्स बेसेस हैं उनका इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल कर सकता है। मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर को पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ता है। इसी रूट से दुनिया का 30% तेल सप्लाई होती है, यानी हॉर्मुज से 10% ज्यादा। भारत का करीब 55% कारोबार मलक्का स्ट्रेट से होता है और सिंगापुर से होकर गुजरता है, जिसे सॉम्स एरिया के नाम से जाना जाता है। साफ है अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच बढ़ती नजदीकियां और मलक्का के मुहाने पर भारत की चौकसी इनके लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। बीजिंग भले ही सिल्क रोड और सीपैक के जरिए वैकल्पिक रास्ते बनाने की कोशिश करे, लेकिन हकीकत यही है कि समंदर की इस चाबी के बिना उसकी तरक्की का ताला नहीं खुल सकता। इतिहास गवाह है कि महाशक्तियां कभी अचानक खत्म नहीं होती हैं, धीरे धीरे अपनी रेलेवेंस खो देती हैं। आज खाड़ी के तपते रेगिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ सैन्य हलचल नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान का वो बयान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में दर्ज हो गया है, जब उन्होंने कहा कि दूसरों पर डिपेंडेंसी का युग, निर्भरता का युग अब समाप्त हो गया है। तो ये केवल अमेरिका को संदेश नहीं था, बल्कि ये खाड़ी की संप्रभुता की नई घोषणा थी। ये इशारा है उस महाशक्ति की विदाई का जिसने सुरक्षा के नाम पर खाड़ी के रिसोर्सेज पर अपनी पकड़ बनाए रखी। आज खाड़ी देश अब किसी एक पक्ष के मोहरे बनने को तैयार नहीं है, वो अब खुद खिलाड़ी हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के प्रिंस की शी जिनपिंग के साथ हालिया मुलाकातों ने दुनिया को चौंकाया नहीं बल्कि एक कड़वा सच दिखाया है। रियाद और अबू धाबी अब वॉशिंगटन के सुरक्षा छाते के नीचे खड़े होने की बजाय बीजिंग के आर्थिक गलियारों में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। कतर की तरफ से अमेरिकी बेस खाली कराने की सुगबुगाहट महज एक तकनीकी फैसला नहीं बल्कि एक सामरिक विद्रोह है।
ये इस पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था पर भी चोट है जिसके दम पर अमेरिका ने आधी सदी तक दुनिया पर राज किया है। रियाद से लेकर बीजिंग तक लिखी जा रही ये स्क्रिप्ट अमेरिका के लिए सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि एक एग्जिट पोल की तरह है। क्या व्हाइट हाउस इस बदलती हकीकत को स्वीकार कर पाएगा या फिर खाड़ी से सुपर पावर के इस पैकअप के बाद दुनिया एक नए और अनिश्चित महायुद्ध की तरफ बढ़ेगी? क्या चीन का चक्रव्यूह महायुद्ध की नई चिंगारी बनेगा? क्या खाड़ी देश अब बीजिंग से कंट्रोल होंगे? क्या खाड़ी से सुपर पावर के पैर उखड़ने वाले हैं? बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जब शी जिनपिंग के साथ सऊदी और अबू धाबी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए तो दुनिया समझ गई कि हवा का रुख बदलने लगा है। यह सिर्फ एक मुलाकात भर नहीं थी बल्कि उस महायुद्ध की पटकथा थी जिसने अमेरिका के दशकों पुराने वर्चस्व की बाजी पलट दी। खाड़ी के वो देश जो कभी वॉशिंगटन के एक इशारे पर अपनी नीतियां बदलते थे, चीन का सपोर्ट मिलने के बाद उनके सुर बदले बदले नजर आए। खाड़ी के फ्यूचर पर सऊदी और अबू धाबी जब शी जिनपिंग से मंथन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त रियाद से ऐलान हुआ दूसरों पर निर्भरता का युग अब खत्म हो चुका है। हम एक ऐसी नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारी सुरक्षा और विकास की चाबियां सिर्फ हमारे हाथ में होंगी। दूसरों पर निर्भरता का युग अब समाप्त हो गया है। सऊदी अरब अब अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सर्वोपरि रखता है और हम अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर दुनिया के किसी भी देश के साथ हाथ मिलाने के लिए स्वतंत्र हैं। बीजिंग में जब मीटिंग चल रही थी तो सऊदी सीधे तौर पर न सही लेकिन इशारों में अमेरिका को अपनी तलखी का एहसास करा रहा था। इस बयान को दुनिया सऊदी अरब से अमेरिका की संभावित वापसी से जोड़ रही है। इसकी वजह पाकिस्तान सेना का रियाद पहुंचना, यानी सऊदी अब अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ व्हाइट हाउस की तरफ नहीं देख रहा, उसके पीछे चीन और पाकिस्तान खड़े हैं। ट्विस्ट यह है कि इस खाली जगह को भरने के लिए सऊदी ने अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान पर एतबार जताया है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा है कतर से। पाकिस्तान में चर्चे हैं कि कतर अमेरिका से अपने 13 सैन्य बेस खाली करा सकता है। ये पॉसिबल है जो ये कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज और ईरान की भी आपस में एक बड़ी अच्छी बिस्मिल्लाह होगी। ये तो कतर ने कह दिया कि हम अमेरिकी अड्डे खाली करें। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी एक ढहते हुए किले की तरह नजर आई। इसकी वजह है खाड़ी में खड़ा अमेरिका का सैन्य किला। कुवैत में 13,500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। वही कुवैत जो अमेरिकी सेना का मेन लॉजिस्टिक हब है, कतर में 11,000 से ज्यादा सैनिक हैं। ये खाड़ी में अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और सेंटकॉम हेडक्वार्टर है। बहरीन में यूएस के 9,000 से ज्यादा सैनिक हैं। यहीं पर अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट का घर है। यूएई में 5,000 से ज्यादा सैनिक हैं। जॉर्डन में 3,000 से ज्यादा। इराक में 2,500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक एक्टिव हैं, जो ईरान समर्थित गुटों के खिलाफ अमेरिका का पावरफुल मोर्चा है। इसराइल में 2,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं और मिडिल ईस्ट के समंदर में 15,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अलग अलग युद्धपोतों पर तैनात हैं। दशकों से खाड़ी के देश और अमेरिका के बीच में एक अलिखित समझौता है, तेल के बदले सुरक्षा, और अगर अमेरिका हट जाएगा तो यह सुरक्षा कवच टूट जाएगा। इससे खाड़ी देशों में असुरक्षा बढ़ेगी जिसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा। अमेरिका के लिए इसका मतलब है खाड़ी में अपने सबसे पुराने दोस्तों को खो देना। अब सवाल है, अगर चीन के ट्रैप में फंसकर खाड़ी मुल्क अमेरिका से बैर मोल लेते हैं, अदावत बढ़ती है, तो खाड़ी से अमेरिका के एग्जिट होने के 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहली वजह विश्वास का संकट बनेगा, क्योंकि 20 साल की जंग छोड़कर अमेरिका जिस तरह अफगानिस्तान से निकला था, उस तजुर्बे से खाड़ी मुल्कों का भरोसा डगमगा सकता है। इससे चीन खाड़ी मुल्कों के लिए स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर उभरा है। दूसरी वजह है रणनीतिक आत्मनिर्भरता। सऊदी विजन 2030 के लिए रियाद को अब अमेरिका की शर्तों वाली सुरक्षा नहीं बल्कि ओपन मार्केट चाहिए, जबकि चीन बिना किसी मानवाधिकार शर्त के तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। तीसरी और अहम वजह है सैन्य ठिकानों पर मंडराता खतरा, क्योंकि कतर और दूसरे खाड़ी मुल्कों में अमेरिकी बेस पर दबाव बढ़ रहा है। इससे अमेरिका की स्ट्राइक पावर कम होगी, जिससे चीन का समुद्री प्रभाव बढ़ेगा।
बात सुरक्षा के साथ खाड़ी के भरोसे की भी है, लेकिन महायुद्ध के बीच अमेरिका ने खाड़ी को कई बार दादागिरी दिखाई। युद्ध में हुए अमेरिकी नुकसान की भरपाई तक खाड़ी से करने का खाका पेंटागन ने रेडी किया था। Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. तो क्या वाकई खाड़ी से अमेरिका की विदाई होगी? क्योंकि दशकों तक खाड़ी के तेल पर हुकूमत चलाने वाले अमेरिका के खिलाफ खाड़ी से ही बगावत सिर उठाने लगी है और चिंगारी को हवा दे रहा है अमेरिका का जाने दुश्मन चीन, जो बिना गोली चलाए निवेश और कूटनीति के दम पर अमेरिका के लिए खाड़ी के दरवाजे बंद करने निकला है।